हाय गाइस, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। टीजीटी पीजीटी के मोस्ट टेस्ट के अंतर्गत हम लोग 40 प्रश्नों को इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न नंबर 41 के बाद 30 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आप लोग 30 प्रश्नों में कितना प्रश्न सही हो रहा है उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से एक ललित निबंधकार नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक ललित निबंधकार नहीं है। कुबेरनाथ नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, विद्यानिवास मिश्र नहीं है, या भारत भूषण अग्रवाल जी नहीं है। बताइए इसमें से कौन से ललित निबंधकार नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि कुबेरनाथ राय यह क्या है, एक ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी क्या है, एक ललित निबंधकार हैं। और विद्यानिवास मिश्र जी एक ललित निबंधकार हैं। लेकिन कौन नहीं है, तो भारत भूषण अग्रवाल जी या एक ललित निबंधकार नहीं है। इस तरह से आपका डी ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध हैं, यानी फणीश्वर नाथ रेणु किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लोक गायक के रूप में, आंचलिक कथाकार के रूप में, ललित निबंध लेखन के रूप में, पत्रकार के रूप में। बताइए इसमें कौन सा जवाब सही होगा। आप लोग कमेंट में बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताएंगे कितना प्रश्न सही हो रहा है, इसलिए आप काउंट करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचना आप लोग कल पढ़े थे, कौन सी रचना थी? मैला आंचल, जो आंचलिक है। अगला बताइए, रस के मूल कारण होते हैं, यानी रस के जो उत्पन्न होने के मूल कारण होते हैं वह क्या होते हैं? विभाव होते हैं, संचारी भाव होते हैं, अस्थाई भाव होते हैं, या अनुभाव होते हैं। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा। रस का मूल कारण क्या होता है? अस्थाई भाव होता है, जो मानव हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है और विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण यही किसमें अस्थाई भाव रस रूप में परिणित हो जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला बताइए, शांत रस का अस्थाई भाव है। यह अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। बताइए, जुगुप्सा है, निर्वेद है, रति है, या दया है। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं? 8 रस माने गए हैं, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से एक कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। गुंडा नहीं है, कामना तरु नहीं है, ममता नहीं है, या तीसरी कसम नहीं है। बताइए इसमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि जयशंकर प्रसाद की कहानी क्या है? गुंडा है। जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता भी है, और जयशंकर प्रसाद की कहानी कामना तरु भी है। लेकिन कौन सा नहीं है? तो तीसरी कसम नहीं है। यह रचना किसकी है, इसे भी ध्यान में रखना है। किसका रचना है? रेणु जी, अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु जी का यह रचना है। कौन? तीसरी कसम, यह उनकी कहानी है। किसका? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। अगला बताइए, कवि पंत के काव्य के क्रमिक विकास में कौन सा एक सोपान नहीं है। आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत काव्य के क्रमिक विकास में कौन सा रूप इसमें से नहीं है। छायावादी नहीं है, प्रगतिवादी नहीं है, अध्यात्मवादी नहीं है, या राष्ट्रवादी नहीं है। कौन सा रूप पंत के काव्य में दिखाई नहीं देता है। तो पंत जी के काव्य के क्रमिक विकास में छायावाद भी आता है, प्रगतिवादी भी आता है, अध्यात्मवादी भी आता है, लेकिन कौन सा नहीं आता है? राष्ट्रवादी सोपान नहीं आता है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला देखिए, प्रिय प्रवास
की नायिका राधा है। आपको बताना है कि प्रिय प्रवास की जो नायिका राधा है वह किस प्रकार की है। परंपरावादी है, आत्म केंद्रित नायिका है, प्रगतिशील समाजसेवी नायिका है या कल्पित नायिका है। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। आपसे पूछा जाता है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो अरियोध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी की रचना क्या है, प्रिय प्रवास है। यह भी आपको याद रखना है। और यह किस पर नायिका इसकी कैसी है, तो इसकी नायिका प्रगतिशील समाजसेवी नायिका है। यह आपको ध्यान में रखना है। प्रिय प्रवास की नायिका राधा प्रगतिशील समाजसेवी नायिका है। अगला बताइए 48। तुम कौन धो पाती पढ़े हो लला मन ले हूँ पदेऊँ छटा के नहीं, यह काव्य पंक्ति है। आपको बताना है कि तुम कौन धोए पाती पढ़े हो लला मन ले हूँ पदेऊँ छटा के नहीं। ठीक, बताइए कि यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया। रसखान कवि के द्वारा, कवि सेनापति के द्वारा, कवि घनानंद की या कवि देव की। तो किसकी पंक्ति है, यहाँ पाटी नहीं है, यहाँ पाती होगा। क्या होगा, पाती। इसे आप लोग सही कर लेंगे। तो यह पंक्ति कवि घनानंद की है। किसका है, कवि घनानंद की है। ये रीतकाल के मुक्तक काव्य के कवि माने जाते हैं। अगला बताइए, इनमें से एक नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखित नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। आधा अधूरे नहीं है, आषाढ़ का एक दिन नहीं है, अंडे के छिलके नहीं है या विलोम नहीं है। तो मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे भी है, आषाढ़ का एक दिन भी है और अंडे के छिलके भी मोहन राकेश का नाटक है। लेकिन कौन सा नाटक नहीं है, विलोम नाटक नहीं है। विलोम क्या है, तो विलोम आपका आषाढ़ के एक दिन का एक पात्र है। क्या है, एक पात्र का नाम है जिसके पात्र कालिदास भी हैं और उसी में एक पात्र विलोम भी है। किसका, आषाढ़ का एक दिन। आपसे पूछा जाता है कि विलोम किस नाटक का पात्र है, तो आपको बताना है आषाढ़ का एक दिन का पात्र विलोम है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 50। पंकज शब्द किस तरह का शब्द है। आपको बताना है कि पंकज किस तरह का शब्द है। व्यंजक शब्द है, यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है या योग रूढ़ शब्द है। तो पंकज कैसा शब्द है, पंकज के द्वारा कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह कैसा शब्द हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। यह भी याद रखना कि जो भी बहुव्रीहि के समास के शब्द होते हैं वे सभी क्या होते हैं, योगरूढ़ शब्द होते हैं। अब अगला देखिए, पंचवटी शब्द में समास है। आपको बताना है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा। द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है। तो पंचवटी जिसमें संख्यावाची शब्द आते हैं वे कौन से समास होते हैं, तो द्विगु समास होंगे। कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समास में विशेषण विशेष उपमेय एवं उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अगला बताइए, पावक शब्द की संधि होगी। आपको बताना है कि पावक शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा। पौधन पाधन अक होगा, पौधन आख होगा, पौधन अक होगा या पाधन वक होगा। तो इसमें बताइए कौन सा सही जवाब होगा। पावक में जो संधि का नाम है उसमें कौन सा संधि है, अयादि संधि। क्या है, अयादि संधि है, इसे आपको ध्यान में रखना है। पावक हो गया, नयन हो गया, सावक हो गया, गायक हो गया, ये सभी में क्या है, अयादि स्वर संधि होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पौधन अक। क्या हो गया, पौधन अक इसका सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 53। आपको बताना है कि आदि गुणव यह सूत्र है। बताइए कि आदि गुणव यह सूत्र किसका है, गुणों का है, दीर्घ संधि का है, गुण संधि का है या अवोज गुण का है।
बताइए आद गुड़ किसका सूत्र है? तो आद गुड़ स्वर संधि का सूत्र है। किसका संधि है? गुड़ स्वर संधि का सूत्र होता है आद गुड़। अगला बताइए हरे धन औ, ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? हरेव में संधि है। इसमें कौन सी संधि है? अयाद संधि है, पररूप संधि है, पूर्व पररूप संधि है, या इनमें से कोई नहीं? हरेव में पूर्व रूप संधि होगा। कौन सा संधि होगा? पूर्व रूप संधि होगा। जो यश की तरह यह होता है, अगर किसी भी शब्द में आता है तो इसमें क्या होता है? पूर्व रूप संधि होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 55। जिस समास में अनेक पद होते हुए भी अन्य पद प्रधान होते हैं वह होता है। आपको बताना है कि जिस पद में अनेक पद हों, कितने हों? अनेक पद हों, लेकिन उसमें किसी अन्य पद यानी तीसरे पद की प्रधानता हो, उसे हम कौन सा समास कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो जिस समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दो पद होंगे, लेकिन दोनों पद में किसी की भी प्रधानता नहीं होती है, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला देखिए प्रभुत्व शब्द में प्रत्यय। आपको बताना है कि प्रभुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, या अनियर प्रत्यय है? तो प्रभुत्व में कौन सा प्रत्यय है? त्व प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द किसी शब्द के अंत में कहाँ जुड़ता है? अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द किसी शब्द के प्रारंभ में, कहाँ? प्रारंभ में यथार्थ शुरू में जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 57। कारक चिन्ह से द्वारा का प्रयोग होता है। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? कारक चिन्ह से द्वारा का प्रयोग कहाँ पर होता है? अपादान कारक पंचमी विभक्ति के रूप में, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के रूप में, कर्म कारक तृतीया विभक्ति के रूप में, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के रूप में। बताइए किसमें होता है? तो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, कर्म कारक तृतीया विभक्ति में से या द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्म कारक का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह होता है। लेकिन जब यही को अर्थात तृतीया विभक्ति में प्रयोग किया जाता है तो उसका रूप क्या हो जाता है? से या द्वारा, इन दोनों में से कोई एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कर्म कारक के तृतीया विभक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है, से और द्वारा का। ठीक है। अगला बताइए त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। आपको बताना है कि त्यागपत्र एक उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? इलाचंद्र जोशी जी हैं, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं, जैनेन्द्र जैन हैं, या मनु भंडारी हैं? तो त्यागपत्र किसका उपन्यास है? बताइए, कमेंट कीजिए। तो त्यागपत्र जैनेन्द्र जैन का उपन्यास है। अगला बताइए 59 अर्थात 59 प्रश्न नंबर का जवाब क्या होगा? हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया गया। हिंदी का पहला उपन्यास किसको स्वीकार किया गया? गोदान को, परीक्षा गुरु को, भिखारी को, या कंकाल को? यह बहुत ही आसान लेकिन हर एक परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसका जवाब क्या होगा? परीक्षा गुरु। इसको क्या माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक कौन हैं? तो श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक है। अगला बताइए रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम है। आपको बताना है कि रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम क्या है? रतिमान चरित है, ईसा अल्लाह खां है, उदय भान चरित है, या नीलदेव वृत्तांत है? बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम उदय भान चरित है। क्या है? उदय भान चरित है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक ईसा अल्लाह खां जी हैं।
अगला बताइए, निम्न में से एक कहानी का तत्व नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कहानी का तत्व नहीं है। कथानक नहीं है, पात्र नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, संकलन त्रय नहीं है। तो कहानी का जो तत्व है, कहानी के तत्व कथानक भी होता है, पात्र भी होते हैं, जिज्ञासा भी होती है, लेकिन संकलन त्रय यह कहानी का तत्व नहीं है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 62, शीतल ज्वाला जलती थी ईंधन होता दृग जल का। इस पंक्ति में अलंकार है। बताइए कि शीतल ज्वाला जलती थी ईंधन होता दृग जल का। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, या असंगति अलंकार है? शीतल ज्वाला जलती थी, इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। ठीक है, इसमें विरोध का भाव उत्पन्न हो रहा है शीतलता और ज्वाला में, तो इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 63 बताइए, हाथ न मिल हिलाना का क्या अर्थ है? हाथ न हिलाना यह एक मुहावरा है, इसका क्या अर्थ है आपको बताना है। जड़ हो जाना, अकर्मण्य हो जाना, जीवन से पलायन हो जाना, कामचोर हो जाना। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा? हाथ न हिलाना मुहावरे का अर्थ होता है अकर्मण्य हो जाना, यानी आलसी हो जाना। अगला बताइए, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है। मेघदूतम नहीं है, अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं है, रघुवंशम नहीं है, या दस कुमार चरितम नहीं है। तो महाकवि कालिदास की रचना मेघदूतम भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है और रघुवंशम भी है, लेकिन कौन सी रचना नहीं है? तो दस कुमार चरितम इनकी रचना नहीं है। आपका सही जवाब क्या होगा? दस कुमार चरितम। यह किसका रचना है? तो यह महाकवि दंडी का रचना। किसका रचना है? महाकवि दंडी का रचना है। कौन? दस कुमार चरितम। इसमें 10 कुमारों के जीवन के बारे में बताया गया है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 65, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। आपको बताना है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की कितनी संख्या है? 12 है, 15 है, 10 है, या 18 है? तो कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 66, कुलदीप कायर हो सकता है किंतु मैं कायर नहीं हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि यह कथन किसका है। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा? बहादुर कहानी के पात्र बहादुर का, रेणु की कहानी पंचलाइट के गोधन का, कर्मनाशा की हार के पात्र भैरव का, या उपयुक्त में से किसी का नहीं। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? कुलदीप कायर हो सकता है किंतु मैं कायर नहीं हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो कर्मनाशा की हार पात्र भैरव का है। किसका कथन है? कर्मनाशा की हार पात्र भैरव का यह कथन है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 67, आपको बताना है कि विधवा शब्द में ध्व का अर्थ है। विधवा में जो ध्व शब्द आया है, इस ध्व का क्या अर्थ होता है? मृत होता है, सौभाग्यहीन होता है, पति होता है, या परमेश्वर होता है? तो ध्व का अर्थ होता है पति। क्या होता है? पति। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 68, हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। आपको बताना है कि हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में रूप क्या होगा? हरेशु होगा, हरिशु होगा, हरिशु होगा, या हे हरि होगा? बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा? तो सप्तमी विभक्ति का रूप होता है, बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? इसमें सप्तमी विभक्ति का रूप होता है हरव, हरियो, हरीश। क्या होता है? हरव, हरियो, हरीश। हरव आपका एक वचन हो जाएगा, हरियो आपका द्विवचन हो जाएगा, और हरीश आपका क्या होगा? बहुवचन होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? बी या सी? इसमें भी देखिए कंफ्यूजिंग है। तो बी यानी बड़ा ई की मात्रा जिसमें है वह आपका क्या होगा? गलत होगा। जहाँ छोटी ई की मात्रा होता हरीश, यह आपका सही जवाब होगा।
हरि शब्द में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप हरीश होता है। अगला बताइए, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत के अंतर्गत से, जिसमें आपको शब्द रूप और धातु रूप को भी अच्छे तरह से तैयार करना है। अब बताइए कि गच्छन्तु शब्द है, गच्छन्तु शब्द किस प्रकार का, कहाँ का शब्द है। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, लंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है, गच्छन्तु। इसका रूप होता है गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। गच्छतु आपका लोट लकार एक वचन है, गच्छताम द्विवचन है, और गच्छन्तु आपका क्या है, बहुवचन है। और लोट लकार में क्या होता है, आज्ञार्थक शब्द है, जिसमें आज्ञा देने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को लोट लकार कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 70। आपको बताना है कि इनमें से एक लोकोक्ति है। बताइए कि इनमें से एक लोकोक्ति कौन सा है। अंधे की लाठी है, ईद का चांद है, एक आंख से देखना है, या 9 दिन चले 2.5 कोस। बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो इनमें से 9 दिन चले 2.5 कोस यह क्या है, एक लोकोक्ति है। इस तरह से आज 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, और आपको कमेंट करके बताना है कि 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हो रहा है। इसी तरह से अगर रोज़ाना आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं और अपना आकलन करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो यह अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, जिसके द्वारा मैं 3000 प्रश्नों को कंप्लीट कराऊँगा, जिसमें आपको टीजीटी पीजीटी से संबंधित हर एक प्रश्न इसमें शामिल किए जाएंगे, चाहे वह संस्कृत से लिए गए हों, या हिंदी साहित्य से लिए गए हों, या रचना एवं रचनाकार से लिए गए। जो भी सिलेबस वाइज होता है उसके अनुसार आपको प्रश्न कराए जाएंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।